आज का जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 1915 में जो है वो गांधी जी भारत आ गए थे। जब गांधी जी भारत आ गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारत में सबसे पहले 3 टेस्ट किए। 3 टेस्ट करने के बाद गांधी जी ने जो है वो यहाँ पर 1920 में जो है वो एक बड़ी नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करी जिसको बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अच्छा, शुरुआत करने से पहले ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं सब, ठीक है? आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन से दिन हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर साथ में आता है कि वो 2 लीडर्स के नाम बताओ जो अरेस्ट किए गए थे पंजाब से। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फिर। 13 अप्रैल को हुआ था सर। ठीक है, पहला सही है। दूसरा? सर सैफुद्दीन किचलू थे एक और दूसरे दूसरा नहीं आ रहा याद। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, हाँ जी। तो ये 2 लीडर्स सैफुद्दीन। हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि सिविल डिसऑर्डर, ये जो आपकी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, इसको जो है वो गांधी जी वापस ले लेते हैं 1922 में। बारदोली रेजोल्यूशन हुआ था जिसके थ्रू जो है वो इसको वापस ले लिया गया। अब इसको वापस ले लिया यानी कि एक मूवमेंट वापस चली गई और कांग्रेस में डिवाइड हो गया। कांग्रेस में डिवाइड हो गया यानी कि प्रो चेंजर्स और यहाँ से स्वराजिस्ट जो है वो अलग हो गए। मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि एक पर्सनैलिटी ने डिसाइड किया कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे। दूसरे ने कहा कि हम क्या करेंगे, अभी जो हमारी कांग्रेस है उसमें रिफॉर्म्स करेंगे, मासेस को प्रिपेयर करेंगे और गांधीयन आइडियोलॉजी को ही हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया कांग्रेस में। लेकिन ये डिवाइड ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अलग हो गए, यहाँ पर सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। और यहाँ पर जो स्वराजिस्ट बनी वो विद इन कांग्रेस ही बनी। इसके बाद गांधी जी अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू कर देते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो 1828 तक जो है वो रेगुलर करते हैं। फिर 1828 में एक सत्याग्रह हुआ जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। अब इस बारदोली सत्याग्रह में ये सत्याग्रह जो था गांधी जी ने नहीं लीड किया था, गांधी जी ने इसको लीड नहीं किया था, ये याद रखना। इसको लीड किया था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने इसको लीड किया था, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये कि ये बेस्ड था गांधीयन आइडियोलॉजी पे, यानी कि गांधी जी की अगेन एंट्री। तो गांधी जी अगेन एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो है फिर कहीं ना कहीं दूसरे, एक तो ये बैकग्राउंड हो गया, दूसरा बैकग्राउंड हो गया यहाँ पर कि साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन बना था 1927 में, इसने अपनी रिपोर्ट रखी 1929 में। फिर इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन में जो है वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया, लेकिन कांग्रेस ने पहली में जाने से मना कर दिया। फर्स्ट में कांग्रेस नहीं गई। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस जो है वो डिसाइड करती है कि हमें कुछ कंडीशन जो है वो कांग्रेस जो है वो सरकार के सामने रखती है कि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तभी हम जो है वो जाएंगे, अदरवाइज गांधी जी ने यहाँ पर ये कहा कि हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। यानी कि 26 जनवरी जो है वो यहाँ पे डे डिसाइड किया गया था जिसको कहा गया था पूर्ण स्वराज डे। और ये कहा गया था कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, सीडीएम को लॉन्च करेंगे। अब होता क्या है कि ये डिमांड्स जो है वो पहली डिमांड्स, मतलब जो पहले डिमांड्स की गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले, इसको जो है वो गवर्नमेंट इग्नोर करती है। इरविन जो थे यहाँ पर वो इग्नोर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर ये रियलाइज किया गया कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। तो फिर यहाँ पर गांधी इरविन जो है वो पैक्ट होता है। और गांधी इरविन जो ये पैक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पर कराची सेशन हुआ जिसमें जो वो गांधी इरविन पैक्ट की एंडोर्समेंट हुई थी 1931 में। उसके बाद सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी। तो ये कुछ कहानी है जो अभी हम समझेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब कहानी कुछ ऐसी है, इसकी क्या है देखो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 2 फेजेज है, 1930 से लेकर 1932, 1932 से लेकर 1934। नॉर्मली समझना, सिर्फ नॉर्मल, बिल्कुल सुनना है इसको बहुत ध्यान से क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में। कहानी कुछ ऐसी है इसकी कि देखो, सीडीएम गांधी जी ने लॉन्च कर दिया 26 जनवरी 1930 में। जैसे लॉन्च किया, गांधी अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, बाकी मैक्सिमम लीडर्स को भी यहां पर पकड़ लिया, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इसके बाद क्या हुआ, यहां पे गांधी जी को जो है वो इनवाइट किया गया टॉक्स के लिए, ताकि जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन हो। तो गांधी इरविन जो है वो यहाँ पर कंडीशंस, जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ जिसमें कंडीशंस रखी गई कि आप जो हो वो जितने भी जो तो डिफेंस खर्चा नहीं करोगे, दूसरा आप पॉलिटिकल राइट्स दोगे, डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पर बात की गई। इरविन ने भी कहा कि ठीक है, जो वायलेंस में नहीं इन्वॉल्व है मैं उन प्रिजनर्स को रिलीज करूंगा। ऐसे कुछ यहाँ पर प्लान किया गया। ये पैक्ट के बाद 1932 तक जो है वो यहाँ पर पहली फेज में जो है मूवमेंट चलती है।
उसके बाद दूसरी फेज जो आती है इसकी, वो आती है जब गांधी जी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के बाद जो है वो भारत आ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर देते हैं। तो ये है दूसरी फेज। डिमांड्स क्या थी इस मूवमेंट में? अगर हम डिमांड्स की बात करें तो सबसे पहले कहा गया था कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज यहां पर देखो, पहले हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, जो नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। टैक्स रिडक्शन की यहां पर बात की गई थी। साल्ट मोनोपोली जो भारतीयों को मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी अरेस्ट किए गए हैं जो वायलेंस में नहीं इन्वॉल्व है उनको रिलीज करो। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, कि आपको जो सरकार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है इसको कम करना पड़ेगा। यहां पर कहा गया कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है उसको भी कम करो। साथ में ये कहा गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सरकार को नहीं करना है, सरकार को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करना है। ये अवॉइडेशन कैसे होगी? जब सरकार रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कम करेगी, रेवेन्यू रेट कम करेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करेगी, और वो जो एक्सपेंडिचर है जो सरकार एक्सपेंडिचर डिफेंस में कर रही है उसको हेल्थ पर करे, एजुकेशन पर करे, यहां पर जो है वो ये टारगेट था। इसके बाद जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो इसके जो शुरू होने का जो बेस था वो था डांडी मार्च, यानी कि इसको जो है वो 12 मार्च को जो ये शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ, जिसमें जो है गांधी जी ने जो वो साल्ट लॉ बनाया और सॉल्ट बनाकर जो वो जो सॉल्ट से रिलेटेड जो लॉ था उसको ब्रेक किया। अब यहां से सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जो सॉल्ट है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, NaCl पूछा जाता है क्योंकि ये पेपर में NaCl। अब मुझे बताओ कि गांधी जी ने सॉल्ट क्यों यूज किया यहां पे? गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों जो है वो यहां पे लिया? सर सॉल्ट पे टैक्स लगता था ना, इसलिए। सॉल्ट पे टैक्स लगता था। पहला पॉइंट कि सॉल्ट पे टैक्स था, ठीक है, और सॉल्ट जो है वो आम लोग, मतलब गरीब हो अमीर हो सबके लिए जो है वो सब यूज सारे करते उसमें थे, इस्तेमाल करते ठीक हैं। है। और दूसरा यहाँ से नमक, वो नमक का कंसेप्ट जो है वो हमारे जो है वो कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद फीचर की बात करते हैं कि यहाँ पर ये तो ठीक है कि डिमांड्स थी, डांडी मार्च से शुरू हो गया। फीचर्स देखते हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको मेंस में लिखना होता है ना, तो आपको सिविल डिसोबीडियंस का सिग्निफिकेंस में तो फीचर्स बड़े काम आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो नेशन वाइड स्प्रेड था। नेशन वाइड अभी तक हमने देखा था एनसीएम को, एनसीएम नेशन वाइड थी लेकिन सीडीएम नेशन वाइड थी। नो टैक्स कैंपेन लॉन्च किया गया, इसमें बायकॉट किया गया, स्वदेशी को प्रमोट किया गया, और साथ में बर्न जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाया गया। धरना एट लीकर शॉप, लीकर शॉप्स को जो वो बैन किया गया। तो लीकर शॉप्स में बैन करने का जो यहाँ पर रोल रहा वो रहा वुमेन्स का। जो वुमेन्स थी उन्होंने लीकर शॉप्स को बैन करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले किया। इसके बाद स्प्रेड की अगर हम बात करें कि किस तरह से स्प्रेड हुआ, तो नो चौकीदारी टैक्स, नो चौकीदारी जो कैंपेन चलाया गया वो चलाया गया जमींदारी एरिया में, कि जो जमींदारी एरियाज थे वहां पर ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे। उसके बाद यहां पर नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस इन रोहतवाड़ी, रोहतवाड़ी में जो है वो टैक्स नहीं पे किया जाएगा। नो चौकीदारी जमींदारी, याद रखना कि जो जमींदारी एरिया है वहां पर चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा। और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू से रिलेटेड वो है रोहतवाड़ी में। पुलिस और आर्मी को कहा गया कि अगर आपको हमें सपोर्ट नहीं करना है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप हमें ज्वाइन करो, तो आपको हमें हमारे ऊपर अटैक भी नहीं करना है। वॉयलेंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज को जो वो वॉयलेट किया गया कहां पर, सेंट्रल प्रोविंसेस में। अब फॉरेस्ट लॉज को क्यों यहां पर वॉयलेट किया गया, तो इसके पीछे स्टोरी समझो कि सेंट्रल प्रोविंस यानी कि ट्राइबल एरिया, मध्य प्रदेश में ट्राइब्स रह रही है, और वो ट्राइब्स किससे परेशान थी, फॉरेस्ट कानूनों से। जो ये फॉरेस्ट कानून थे इससे परेशान थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सीडीएम जब शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो वॉयलेट किया इन लॉज को। सोशल बायकॉट यहाँ पर जो है वो किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट कर रहा है उसको बायकॉट करो। तमिलनाडु में जो लीड किया वो क्या, सील राजा गोपालाचारी ने, इन्होंने सॉल्ट ब्रेक किया तमिलनाडु में। और उसके बाद ये थंजोवर कोस्ट पर गए थे, वहां पर इन्होंने ब्रेक किया। मालाबार में अगर हम बात करें तो के कल्पकम और नयर यहाँ पर जो है वो सॉल्ट मार्च लीड करते हैं। बंगाल में यहाँ पर वॉयलेंस हुआ है, बंगाल में वॉयलेंट एक्टिविटीज हुई है जिसमें चित्तागोंग रेड इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ पर जो लीडर थे वो थे सूर्या सेन। बिहार में अगर हम बात करें नो चौकीदारी कैंपेन, यानी कि जमींदारी एरिया था बिहार में, और वहां पर जो है वो नो चौकीदारी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया। पेशावर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, खुदाई खिदमत गार इनकी एक मूवमेंट थी जिसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भी। द्रासना सॉल्ट सत्याग्रह, इसको लीड किया था गांधी जी के वन ऑफ द फेवरेट सरोजिनी नायडू जी ने। सरोजिनी नायडू जो कि फर्स्ट फीमेल
फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, और ये 1925 में जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। कानपुर सेशन हुआ था 1925 में। आपको बताना है अभी कि जो गांधी जी ने आईएनसी का सेशन जो प्रेसाइड किया था वो कौन से ईयर में हुआ था और वो कहां पर हुआ था, क्योंकि साथ में पढ़ेंगे मिक्सअप करके तो सही रहेगा। सर 1924 में कलकत्ता। नहीं, बालगांव। हाँ जी, कौन सा सेशन जो गांधी जी ने तो प्रेसाइड किया था? 1924 19 बाल 1924 में 1924 में हुआ था सेशन, और ये कहाँ होता? बेलगांव में। बेलगांव में जैसे बेलगांव में ये सेशन हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था गांधी जी ने। और यहाँ गांधी पर जी जो हम बात करें, इमाम साहिब भी, सॉरी, धरासना साल्ट सत्याग्रह में अगर हम बात करें तो इमाम साहिब भी थे, और मनीलाल जो ग्रैंडसन थे किसके? गांधी जी के, तो इन्होंने भी यहाँ पर जो ज्वाइन किया था। यूनाइटेड प्रोविंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नो रेवेन्यू कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, यानी कि अर्बन में, जो अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेबर सेक्शन ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है, साथ में इंडियन बिजनेसमैन। देखो फैक्टर समझाता हूँ आपको ये, कि 1932 तक जो है वो इंडियन बिजनेसमैन ने जो है सपोर्ट किया। अब इसका कारण क्या था? जब वर्ल्ड वॉर 1 चली थी 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो यहाँ पर जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे उनका राइज होता है, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज का जो है वो यहाँ पर राइज होता है, और वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो अपने गुड्स को बनाने लग गए। अब ये कैंपेन में था कि हमें स्वदेशी को प्रमोट करना है। अब स्वदेशी को प्रमोट करेंगे तो ये जो इंडियन बिजनेसमैन है इनका फायदा हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? सीडीएम को सपोर्ट किया 1932 तक। लेकिन जब गांधी जी ने सीडीएम को पॉज कर दिया और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए, तो इन जो बिजनेसमैन थे इन्होंने जो वो साइड हट गए, तब इनका इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। देन गवर्नमेंट का एक्शन, इंडियंस का एक्शन तो हमने देख लिया। अब गवर्नमेंट ने क्या रिएक्ट किया इसके ऊपर? तो गवर्नमेंट ने फॉलो किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। रिस्ट्रिक्शंस लगाई उन्होंने प्रेस के ऊपर, और आईएनसी को भी बैन कर दिया और प्रेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। साथ में यहाँ पर जो पॉलिसी जो उनकी थी वो डायरेक्ट रिप्रेशन की थी, यानी कि लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। उसके बाद रिफॉर्म्स का एजेंडा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर सिंपल है कि जब भी सरकार को कोई पॉलिसी को रोकना होता था, कोई भी सरकार को किसी भी मूवमेंट को रोकना होता था फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, तो सरकार क्या करती थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती थी, और उसका पहला स्टेप था रिफॉर्म्स। सरकार बोलती थी कि रिफॉर्म्स आर कमिंग, तो यहां पर भी ये कहा गया रिफॉर्म्स आ रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और जिसका जो रिजल्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फाइनली जो है वो यहाँ पर कहा गया कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसको जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो, अब हम नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। 1934 में जो है वो सीडीएम को जो है वो जो 1934 के, यानी कि 1932 से लेकर 34 की जो फेज है सीडीएम की, इसमें कुछ भी खास नहीं है। फाइनली यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं? रिज्यूम करते हैं, जब उधर से डेडलॉक क्रिएट होता है, जब वहाँ पर कॉमनवेल्थ अवार्ड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और डेडलॉक क्रिएट होता है, तो यहाँ पर गांधी जी वापस आते हैं, और वापस आने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं? सीडीएम को जो है वो रिज्यूम करते हैं, और 1934 में ऑफिशियली जो है वो कैंप बंद भी कर देते हैं। इसके बाद वाली फेज में इतना ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है। जो हमें याद रखना है, ठीक है, जो हमको पढ़ना है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और साथ में 1935 के लिए बैकग्राउंड। तो देखो इसकी कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे, कि सबसे पहले आपका 1919 का जो एक्ट था वहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये रिफॉर्म्स के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो स्टेप है भारत में, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में एक ब्रिलियंट जो है वो इनिशिएटिव है सरकार का। तो इसके लिए एक प्रोविजन था इसमें कि 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन ये कमीशन 1927 में ही बन गया, 2 साल पहले, और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो है वो स्टडी करने के लिए भारत में आया, उसको रिव्यू करने के लिए भारत में आया। अब एक एक्ट को रिव्यू करने के लिए भारत में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं है, 7 के 7 मेंबर्स फॉरेनर थे, तो इसलिए इसका जो है वो बायकॉट किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, प्लस साथ में जहां भी साइमन कमीशन जाता वहां पर इसका ब्लैक फ्लैग्स और यहां पर एम्प्टी स्ट्रीट्स से ही जो है वो वेलकम किया, यानी खाली गलियां और ब्लैक फ्लैग से जो है वो स्वागत किया गया साइमन कमीशन का हर जगह। और साइमन कमीशन के अगेंस्ट ही जो है वो यहाँ पर जो एक तरह से हड़ताल चल रखी थी, तो उसमें लाठी चार्ज होता है, जिसमें जो है वो लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है।
आईएनसी का एक्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है यहाँ पे, एक्शन और रिएक्शन दोनों बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे और हम भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करेंगे, जिसमें ये मीटिंग जो डिसाइड की जाती है। और मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंशियलशिप में जो है वो एक कमेटी बनती है जो क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट लेकर आती है, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। ये नेहरू रिपोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को स्टडी करती है और यहां पर ये कहती है साथ में कि किस तरह से जो है वो फ्यूचर जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो सबसे पहले कहती है डोमिनियन स्टेटस, फिर उसके बाद कहती है रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम्स अलग नहीं है, वो भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट का पार्ट यहाँ पर रहेंगे। लिंग्विस्टिक प्रोविजंस के अंडर जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्रोविंसेस होंगे, यानी कि जो स्टेट्स अभी के टाइम पे है उनको प्रोविंसेस जो है वो पहले कहा जाता था, इसमें यह कहा गया कि जो स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक बेस पर होगी। और साथ में यहाँ पर 19 फंडामेंटल राइट्स की बात भी की गई है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की यहाँ पर बात की है कि वोट के लिए जो है वो सबको अधिकार मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट, कि जैसे अगर हमने यहाँ पर कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, तो मतलब यहाँ पर है कि आप जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे होगा, रिजर्वेशन दी जाएगी। अब देखो कंसेप्ट समझो कि हमने बात की थी स्वराज की, हमने बोला है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन यहां पर रिपोर्ट में कहा गया डोमिनियन स्टेटस, तो ये यंग सेक्शन था उसको ये एक्सेप्ट नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की यहां पर बात की गई है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को अवॉइड करके ज्वाइंट को, लेकिन जो आपके यहां पर हिंदू महासभा थी उसको ये बात एक्सेप्ट नहीं थी। मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्ट नहीं था सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट नहीं थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट ही जो है वो डिमांड कर रहे थे। तो इसके बाद यहां पर क्या होता है नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे जो आपका ये रिपोर्ट है, देखो इसको किसने किसने बॉयकॉट किया, डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने किसने बॉयकॉट किया था। तो हिंदू महासभा ने बॉयकॉट किया था, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, और यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे डायरेक्ट रूल। अब यहां पर क्या होता है, जिन्ना ने भी जो है वो यहां पर बॉयकॉट किया था इसको। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे 1929 में, ठीक है, जिन्ना क्या करते हैं, जब उन्होंने बायकॉट किया तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं, जिसमें वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात नहीं करते, सेपरेट इलेक्टोरेट पर फोकस करते हैं। 1929 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट रख देता है, 1929 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रख दी और उस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई। पहली में कांग्रेस नहीं गई, फिर लगा कि कांग्रेस की जरूरत है, देन गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस गई 1931 में, लास्ट में 1931 के ईयर एंड में, यानी कि सेकंड हाफ में कांग्रेस वहां गई। कांग्रेस यानी कि गांधी जी जो है वो वहां पर गए, लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सेकंड, वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बीच में समझा रहा हूं कि डेडलॉक किस तरह से बनता है। यहां पर जो है वो बी आर अंबेडकर थे। ये बी आर अंबेडकर जो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हमें जो है वो अलग से इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस डिमांड की जाती है। गांधी जी को ये पसंद नहीं आता है, गांधी जी कहते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, इंडियंस मतलब यानी कि हिंदूज का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं है। गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो यहाँ से जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारत वापिस आ जाते हैं। ये था इंपॉर्टेंट। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका जो रिजल्ट था वो क्या था, कॉमनवेल्थ अवार्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। भारत में कॉमनवेल्थ अवार्ड आ जाते हैं 1932 में। जब ये कॉमनवेल्थ अवार्ड भारत में आ गए यहाँ पे, तो इसके बाद गांधी जी उस टाइम पे जो है वो यजवाड़ा जेल में थे, ठीक है, पुणे में, और गांधी जी जो है वो फास्ट अनटू डेथ पर बैठ जाते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदू सेक्शन से बाहर नहीं है। फाइनली यहां पर क्या होता है कि गांधी जी और बी आर अंबेडकर जी के बीच में पैक्ट होता है, ठीक है, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं यहाँ पर, और गांधी जी की बिहाफ पे जो मदन मोहन मालवीय ने जो है वो ये पैक्ट साइन किया 1932 में, जिसमें जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कहा गया, प्लस साथ में कहा गया रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। और ब्रिटिश सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये था बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और यहां पर एक्ट के फीचर्स पर अगर हम चलते हैं तो ये सेकेंड माइलस्टोन है टुवर्ड सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जो है वो सेकंड जो है वो स्टेप था, जिसमें जो है वो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन मतलब एक तरह से सरकार बनेगी जिसमें सेंटर, स्टेट और प्रिंसली स्टेट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स, ये तीनों मिलकर बनाएगी
एक फेडरल स्ट्रक्चर। पावर डिवीजन जो है वो इन 3 हेड्स में होगी, प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस और ब्रिटिश इंडिया, इनके बीच में जो पावर डिवीजन होगी, और ब्रिटिश इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 है, इसके जो दूसरे फीचर्स है, जिसमें आपने सबसे पहले बात करी कि पावर डिवीजन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और प्रोविंसेस को जो है वो यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो दयारकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, उस दयारकी को जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंटर में। यानी कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो पहले प्रोविंसेस में थे, अब वो चले गए कहाँ पर, सेंटर में। और साथ में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब दी तो प्रोविंसेस को एजुकेशन, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे दे दिया गया। रेसिडरी पावर, जितनी भी जो बाकी पावर थी, जो इंपॉर्टेंट पावर्स थी, वो गवर्नर जनरल के पास रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो उसको एक्सपैंड किया गया। बट एक फैक्ट आता है कि जो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और ब्रिटिश के कंट्रोल, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये तीनों जो है वो ब्रिटिश के पास रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम्स और अदर्स के लिए यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड किए जाते हैं, यानी कि सिख मुस्लिम्स को यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं। प्लस यहाँ पर बात की गई है डायरेक्ट इलेक्शन की, और वुमेन को भी जो है वो यहाँ पे जो है वो वोट का जो है वो अधिकार दिया गया है। फेडरल कोर्ट्स यहाँ पर बने हैं। फेडरल कोर्ट यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर बना है। यानी कि फेडरल कोर्ट अपॉइंट किया गया था, जिसको बाद में जो है वो 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया। क्रिटिज्म किया जाता है इस एक्ट का कि ये क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इस एक्ट को, तो यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात तो की गई थी, लेकिन जो ज्यादा पावर था वो किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ द स्टेट, इन दोनों को विटो पावर दे दी गई थी। तो विटो पावर की वजह से अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी कानून बनाती है, तो उस केस में यहां पर प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर वो कोई भी कानून बना दे, तो वहां पर अगर गवर्नर के पास विटो पावर है और गवर्नर को लगता है कि वो कानून जो उसने बनाया है दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिटिश, तो उसको वो कैंसिल आउट कर सकती है, उसके ऊपर विटो पावर रख सकती है। इसलिए क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा, ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। जो आपका प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर जो है वो फेडरेशन को जो है वो ज्वाइन किया ही नहीं, तो इसलिए फेडरेशन कभी बनी ही नहीं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो ये संविधान था जिसकी अमेंडमेंट जो है वो बहुत रिजिड थी, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर चैलेंजेस थे। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ द कॉमनल, जो कॉमनल डिवाइड जो यहाँ पर था उसको एक्सपैंड कर दिया गया, लाइक सिख, मुस्लिम, वुमेन्स को भी अलग से दे रहे हो, आपने बात की थी डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो उससे क्या हुआ, एक डिवीजन जो है वो सोसाइटी में होने लगे। फिर इतने सारे फीचर्स के बाद यहां पर इस एक्ट को कहा गया कि आप एक्ट, ठीक है आपने हमें पावर दे दी, आपने हमें गाड़ी चलाने को दे दी, लेकिन ऐसी गाड़ी हमें चलाने को दे रही है जिसमें जो है वो ब्रेक्स जो है वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में है। यानी कि सरकार कुछ भी कर ले प्रोविंसेस में, जब तक गवर्नर जनरल उसको ऑथराइज नहीं करेगा, गवर्नर जनरल उसकी विटो जो है वो क्रॉस नहीं होगी, तब तक वो पास नहीं होगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है वो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना ज्यादा। लेकिन फैक्टर एक और आता है, हम लोग डिमांड कर रहे थे स्वराज की। हम लोगों ने कहा था कि हमें चाहिए आजादी, यानी कि हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट स्वराज चाहिए। और ब्रिटिश सरकार बोल रही थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन कैसा हो गया, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन, गवर्नर जनरल का कंट्रोल रहेगा, डिफेंस वो सब जो है वो भी सरकार के हाथ में रहेगा। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये जो एक्ट था इसका सिग्निफिकेंस क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमने अपना संविधान बनाया, तो हमने अपने संविधान का बेस यानी कि कुछ फीचर्स जो है वो यहां से लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फीचर्स को उठाया। ये पॉलिटिकल टेस्ट फॉर इंडियन लीडर, यानी कि यहां से जो है वो क्या था, इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सरकार ने प्रोविंसेस में इलेक्शन करवाए, और जब इलेक्शन सरकार ने करवाए तो वहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। जब कांग्रेस ने वहां पे सरकार बनाई, तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस को एक एक्सपीरियंस मिला कि सरकार चलानी कैसे है। तो पहले प्रोविंसेस में चलाई, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, फिर पूरे नेशन वाइड आफ्टर आज़ादी जो है वो चलाई गई। तो सरकार को लोगों को, यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको एक्सपीरियंस मिला सरकार चलाने का। ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वो यहाँ पे इसका फीचर था और सिग्निफिकेंस था। देन उसके बाद 1936 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ईयर है बहुत।
इससे पहले एक फैक्टर और बता देता हूं आपको कि 1934 में जब महात्मा गांधी ने जो है वो रिजाइन किया कांग्रेस से, यहां पर जब महात्मा गांधी ने सीडीएम को जो है वो किया कि ये खत्म हो गई, तो 1934 में ऑफिशियली यहां पर जो है वो गांधी जी ने कांग्रेस से रिजाइन भी कर दिया था। उसके बाद 1936 का सेशन अगर हम बात करें कांग्रेस का, तो वो फैजपुर में हुआ था। इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये पहला सेशन है जो विलेज में हुआ है। अब विलेज में सेशन होने का मतलब क्या हो गया? देखो, विलेज में सेशन होना मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस नाउ अ पार्टी ऑफ मासिस, यानी कि मासिस को भी पता है, मासिस तक भी कांग्रेस की एक्टिविटीज पहुंच गई है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला सेशन जो कहां पर हुआ था, विलेज में। यहां पर 1936 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि इसको बनाया था जेपी नारायण ने और आचार्य नारायण देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब यहां पे वर्ड आ रहा है सोशलिस्ट। ये वर्ड कहां से आ गया कांग्रेस के बीच में? देखो, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो सिर्फ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। अब यहां पर बात की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि ये वो लीडर्स थे इस पार्टी के अंदर जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए थे, जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। फिर इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया, इन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो विद इन कांग्रेस ही है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहां से आता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहां से अडॉप्ट किया हमने? रशिया से या फिर फ्रांस से? रशिया से सर। रशिया से, यानी कि यूएसएसआर। 1936 में ही यहां पर बनी है ऑल इंडिया किसान सभा, और इसको बनाया था स्वामी सजानंद सरस्वती ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और ये पूछी गई है पेपर में एक बारी। इसके बाद है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यहां पर बनी थी, बी आर अम्बेडकर ने ये बनाई थी। अब देखो पार्टीज बन रही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, ऑल इंडिया किसान सभा बनी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन आ रहे हैं। तो यहां पर 1936-37 के इलेक्शन हुए हैं। 1936-37 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, उसने जो है वो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो जो प्रोविंसेस में सरकार बनाई। और 1937 का जो सेशन हुआ था दैट इज इन लखनऊ। ये लखनऊ में हुआ था और इसको किसने प्रेसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखो, 36 का भी नेहरू ने किया था, 37 का भी नेहरू ने किया। यहां पर 1937 में याद रखना कि बर्मा और सिंध, इन दोनों का सेपरेशन हुआ है भारत से। ब्रिटिशर्स ने इसको भारत का पार्ट बनाया था और ब्रिटिश ने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद 1937 में ही वर्धा स्कीम ऑन एजुकेशन जो है वो गांधी जी ने जो है वो रखी थी। किसमें? हरिजन। हरिजन जो है वो गांधी जी का न्यूज़पेपर था, जिसको जो उन्होंने 1932 में शुरू किया था, टू प्रमोट द जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे या जितने भी इनिशिएटिव्स थे हरिजन्स के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो वो गांधी जी ने शुरू किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस को या बैकवर्ड क्लासेस को हम बात करें, यहां पर इसके बाद वर्धा स्कीम इन्होंने इसमें दी थी। और वर्धा स्कीम को देने का पीछे का रीजन भी ये था, देखो एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल का कंसेप्ट बनाया था। जो प्रोविंसेस थे वहां उनके लिए एजुकेशन दे दी गई थी। अब एजुकेशन उनको दी थी तो स्कीम तो चाहिए थी, तो वो स्कीम दी गांधी जी ने, जिस स्कीम के अंडर जो है वो कहा गया था कि इंडिजिनियस एजुकेशन होनी चाहिए और एक्टिव लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग को जो प्रमोट करना चाहिए। 1937 में इलेक्शन के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है और उसके बाद यहां पर सेशन होता है 1938 का हरिपुरा में। और ये जो हरिपुरा का सेशन था इसको प्रिसाइड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। यहां पर अब देखो, पहले तो बात होगी एजुकेशन की, दूसरी बात हुई यहां पे नेशनल प्लानिंग कमेटी की, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से हो सकती है एक आजाद देश में। और ये कमेटी बनी अंडर नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने कमेटी बनाई थी अंडर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अंडर ये कमेटी बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद 1939 में यहां पर हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक। वर्ल्ड वॉर 2 लग गई। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 लग गई यहां पे, तो उस टाइम पे आईएनसी का सेशन हुआ तिरुपुरी में। तिरुपुरी में सेशन हुआ और यहां पर बोस जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यानी कि यहां पे देखो इलेक्शन होते हैं कि आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो यहां पे जो बोस के अपोजिट में जो पर्सनालिटी थी वो थे पत्ता भाई सीतारमैया। अब होता क्या है कि यहां पर इसको कहा गया तिरुपुरी क्राइसिस। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि पत्ता भाई सीतारमैया की जब डिफीट हो गई तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरा बंदा था और मेरे पर्सन की डिफीट यानी कि मेरी डिफीट, गांधी जी ने इसको कह दिया। ऊपर से वर्ल्ड वॉर 2 आउटब्रेक हो गई। अब यहां पर क्या हुआ, गांधी जी ने, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस
ये 3 पर्सनैलिटी जो वो यहाँ पर आ गए फ्रंट में, गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस। अब ये डिसाइड हुआ कि क्या भारत वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। इंग्लैंड ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि भारत जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो इंडिया, भारत मतलब इन द सिंपल सेंस कहें, इंग्लैंड ने तो ये कह दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई उसमें भारत जो है वो इंग्लैंड की तरफ से है, यानी कि इंग्लैंड, भारत भी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट है। लेकिन यहाँ के लीडर्स ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर गांधी जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली रहो, ब्रिटेन ऑलरेडी प्रॉब्लम में, हमें कोई उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यही अच्छा मौका है, हम भी सरकार के अगेंस्ट जो है वो वॉर जो है वो शुरू कर देते हैं। किसके साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर। सुभाष चंद्र बोस जी ये कहते हैं। इसका जो रिजल्ट था वो था त्रिपुरी क्राइसिस। अब होता क्या है यहाँ पे, त्रिपुरी क्राइसिस का कारण ये था कि जब बोस का ये आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो गांधी जी बोस को ये कहते हैं कि आप अपनी जो है वो वर्किंग कमेटी बना लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बोस गांधी जी के जो है वो आइडियाज और गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं और बोस खुद ही रिजाइन कर देते हैं अपनी प्रेसिडेंशियल शिप से। यानी कि जो 1939 का सेशन था उसमें बोस खुद रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद बोस के रिजाइन करने के बाद यहां पर बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यहां पर बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं विद इन कांग्रेस, एक अपनी पार्टी अलग बना देते हैं जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस बना देते हैं। मीनवाइल वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हो गई तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मैंने बताया था कि 1937 में जब इलेक्शन हुए थे तो वहां पर इलेक्शन के बाद प्रोविंसेस में जो है सरकार बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी आईएनसी की, वो रिजाइन कर देते हैं और ये रिजाइन किया जाता है 22 दिसंबर 1939 में। जब यहां पर ये रिजाइन करती है कांग्रेस तो इस डे को जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो बड़ी खुशी से जो है वो डेलिवरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। तो ये रहा डेलिवरेंस डे। डेलिवरेंस डे 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है जब जो है वो कांग्रेस ने जो है वो रिजाइन किया था प्रोविंसेस गवर्नमेंट से। मीनवाइल गांधी जी, अब गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी के ऊपर जो है वो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं और उनको कहते हैं कि सर कुछ तो करना चाहिए, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, ऐसे तो सरकार कुछ करेगी नहीं, ब्रिटिश सरकार कुछ करेगी नहीं और हमारी आज़ादी जो हम लास्ट फेज में पहुंचे हैं वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो यहां पर गांधी जी क्या लॉन्च करता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं ताकि ना तो सरकार को परेशान किया जाए और एक सत्याग्रह भी चलता रहे। तो जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे पंडित नेहरू और तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मादत्त, तीसरे सत्याग्रही थे। और ऐसा करते करते इंडिविजुअली गांधी जी जो है वो 25,000 सत्याग्रही जो है वो बना देते हैं एक एक करके। ये गांधी जी के स्किल्स थे, जैसे उन्होंने इंडिविजुअली एक एक पर्सन को जो है वो सत्याग्रह बनाकर जो है वो एक एक सत्याग्रही बनाकर एक एक इंडिविजुअल को 25,000 लोग जो है वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खड़े कर दिए। इसके बाद यहां पर 1940 का सेशन होता है। 1940 में कुछ दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। एक तो रामगढ़ सेशन हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था अब्दुल कलाम आजाद, या अबुल कलाम आजाद, सॉरी अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद ने इसको प्रेसाइड किया था। और यहां पर अगस्त ऑफर भी आया था। ये जो अगस्त ऑफर है, ठीक है, यहां पर अगस्त ऑफर में जो है वो सरकार ने क्या कहा था, सर अगस्त की तरफ, मतलब ऐसा हुआ था कि जब 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे वॉर में, तो ब्रिटिश सरकार को भी चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सहयोग। तो उसके लिए वो ऑफर लेकर आए, सरकार ऑफर लेकर आई कांग्रेस के पास। ऑफर में क्या था, उन्होंने कहा कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव कंस्टिट्यूट बॉडी बनाएंगे जिसमें ओनली इंडियंस होंगे और ये कब सेटअप की जाएगी, आफ्टर वॉर। पहली बात कही कि एक कंस्टिट्यूट बॉडी बनाई जाएगी, कब, आफ्टर वॉर, जिसमें इंडियंस ही होंगे सिर्फ। देन उसके बाद डोमिनियन स्टेटस की बात की कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि आप अपना सारे अफेयर्स को मैनेज करोगे, हम आपको जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या हो, पार्ट जो है वो ब्रिटिश अंपायर का ही रहोगे। ये दोनों क्लियर हुए। हाँ जी सर। इसके बाद यहां पर क्या होता है, एक फीचर और इसमें आता है, दैट इज वॉर एडवाइजरी काउंसिल। एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल जो है वो यहां पर बनाई गई, ठीक है, जिसमें यह भी कहा गया कि पूरा डिस्कशन करेंगे सारा का सारा वॉर के रिगार्डिंग। एक्सपेंशन ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
कि जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा और उसमें भारतीयों को ऐड किया जाएगा, प्लस साथ में माइनॉरिटीज को भी यहाँ पर जो है वो फोकस किया जाएगा, यानी कि माइनॉरिटीज को इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसा जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर जो इस एक्ट के अंदर थे। लेकिन अब देखो कंसेप्ट समझो, डोमिनियन स्टेटस हमने कब मांगा था? नेहरू रिपोर्ट में 1927 में। अब तो हम बोल रहे थे कि हमें एक आज़ादी चाहिए, आप जाओ यहाँ से, ब्रिटिश को बोला कि अब हमें चाहिए कि ब्रिटिश नो इन इंडिया। लेकिन तो जब ये फैक्ट हो गया, दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन तो हम मॉडरेट फेज में मांगते थे, अब तो हमें चाहिए कि हमारी खुद की सरकार होगी। तो रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शंस में क्या था या रिस्पांस क्या था। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए पूरी। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस के साथ कोई सहयोग, हमें नहीं चाहिए एक ऐसी स्टेट जिसमें मुस्लिम्स भी साथ में हो। इन्होंने ये कहा कि हमें अपनी अलग स्टेट चाहिए। गांधी जी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और इंडिविजुअल सत्याग्रह पर गांधी जी ने यहाँ से काम किया। इसके बाद 1940 में यहाँ पे जो लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, इसको कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें मुस्लिम लीग ने जो कंप्लीट सेपरेट स्टेट की बात की गई है, जिसको कहा गया पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पहली बार पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जो है वो कौन से सेशन में रखा गया था? तो वो रखा गया था 1940 में। अब क्या हुआ? कांग्रेस अभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस स्टिल अवे फ्रॉम द वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 वॉर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे 1942 में जापान जो है वहां जीत रहा था। जब जापान जीत रहा था 1942 में, जापान की विक्ट्री हो रही थी, जापान जो है वो एक एक करके डिफीट करता आ रहा था कंट्रीज को। अब जापान पहुंच गया था भारत पर, मतलब भारत के द्वार पर, यानी कि ईस्ट में पहुंच गया था, सिंगापुर तक। अब हुआ यूं कि इससे जो है वो सरकार के ऊपर बन गया प्रेशर, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को जो है वो यूके में जो सरकार थी उसको यूएसए ने कहा कि भारतीयों को इन्वॉल्व करो भाई, बिना इंडियंस के बात नहीं बनेगी। तो सरकार क्या करती है? क्रिप्स मिशन भेजती है 1942 में। 1942 में सरकार जो है वो क्रिप्स मिशन भेजती है, और इस टाइम पे जो ब्रिटेन के पीएम थे वो थे क्लेमेंट एटली। ये जो क्लेमेंट एटली थे, ये क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में भेजते हैं 1942 में, यानी कि 1942 का ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान प्रचार सभा, पहला पॉइंट 1942 में। दूसरा, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनी थी 1942 में। हमने बात की थी एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की, अब यहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक अलग से हो गई, जो बनाई थी किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और यहां पर द्रविडियन मूवमेंट भी जो है वो शुरू होती है 1942 में, 1942-44 साउथ इंडिया में। द्रविडियन मूवमेंट का मतलब हो गया कि जो द्रविडियन लोग थे साउथ इंडिया के, उनको प्रमोट उनको अपने इंटरेस्ट को यहां पर प्रोटेक्ट और प्रमोट करना था। फिर उसके बाद सरकार का जो एक क्रिप्स मिशन भारत में आता है, तो यहां पर क्या पहली बात क्या की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की, जो हमें नहीं चाहिए था। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना देंगे जो कि आपके लिए संविधान बनाएगी। वो बोलेगी कि आफ्टर वॉर भारत में कैसा संविधान होना चाहिए, वो बनाया जाएगा। देखो सेम एज इट इज है ना, अगस्त डिक्लेरेशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1919 का, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहां पर साइमन कमीशन जैसे ही एक कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो बनाई जाएगी, जो आपका संविधान आप खुद बनाओगे, ऐसा कहा इन्होंने। साथ में ये कहा कि प्रोविंसेस को राइट देंगे टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रोविंसेस के पास भी ये अधिकार होगा कि वो अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन जो वीटो पावर है वो किसके पास रहेगी? वॉइसरॉय के पास। आप कुछ भी कर लो, मेन पावर जब तक आपको वॉइसरॉय की परमिशन नहीं रहेगी तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी जो है वो आपके डिसीजन कामयाब नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ भी, यानी कि आप जितना मर्जी पावर दे दो लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। सरकार, इंडियंस क्या करते हैं? इसको अपोज करते हैं। इंडियन जब इसको अपोज करते हैं तो गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, कि जो हमने पहले मांगा था वो आप हमें अब दे रहे हो, तो हमें नहीं चाहिए ये। लिबरल और महासभा, जो लिबरल्स थे और हिंदू महासभा के जो लीडर्स थे वो भी इसको रिजेक्ट करते हैं, कांग्रेस इसको रिजेक्ट करती है, मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने भी मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट किया था, यानी कि इन्होंने कहीं भी सेपरेट नेशन की बात ही नहीं की, तो इसलिए इन्होंने भी जो है वो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया। रिजल्ट, अब रिजेक्शन हो गया। क्रिप्स मिशन तो सरकार का इनिशिएटिव था, उन्होंने दे दिया,
लेकिन इंडियंस का रिएक्शन भी हम देखते हैं। इंडिया में गांधी जी ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको कहते हैं अगस्त क्रांति। यह अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 में लॉन्च की गई थी विद द स्लोगन ऑफ द डू और डाई, करो या मरो। इसके लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट के गांधी जी है। वैसे तो इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया है, लेकिन फिर भी जो मासीज ने जो लीडर माना वो माना गांधी जी को। ग्वालियर टैंक से यहां पर क्या हुआ था, ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में यह था। यहां पर जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस, मतलब एक कांग्रेस कमेटी जो है वो बैठी थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी कमेटीज की। यहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन था, जिसको कहा गया था अगस्त क्रांति। यह अगस्त क्रांति में जब लॉन्च की गई 8 अगस्त को, तो जितने भी नेशन वाइड लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया। नेशन वाइड लीडर्स यानी कि नेशनल लेवल के जितने भी लीडर थे सबको अरेस्ट। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी, राजेंद्र प्रसाद, सबके सब अरेस्ट। फिर ये मूवमेंट को किसने लीड किया? अब लीडर्स तो नेशन वाइड अरेस्ट, लेकिन यहां पर जो इस मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो थे प्रोविंसेस के, यानी कि रीजनल लीडर्स, जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, बिजू पटनायक। इन्होंने जो है वो लीड किया इस मूवमेंट को रीजनल लेवल पर। जब नेशन वाइड के लीडर, जो नेशनल लेवल पर लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए, तो इसके बाद यहां पर प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। सुचिता कृपलानी इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो जो वुमेन सेक्शन से बिलोंग कर रहे थे इसमें। यहां पर जब ये स्प्रेड होता है तो इसमें ये रीजनल लीडर्स जो है वो अपने अपने एरिया में मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं। 2 फेजेस है क्विट इंडिया मूवमेंट की, एक जिसमें नॉन वायलेंस हुआ था पहली फेज, दूसरी फेज जिसमें वायलेंस एक्टिविटीज हुई है। वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में, अब यहां पर एक कंसेप्ट समझो, गांधी जी की मूवमेंट में वायलेंस कैसे है? तो गांधी जी ये कहते हैं, जब गांधी जी से ये पूछा गया कि सर आप क्विट इंडिया मूवमेंट को वापस क्यों नहीं ले रहे हो, इसमें तो वायलेंस हो रहा है, तो गांधी जी बोलते हैं कि देखो मैंने तो कहा था डू और डाई का, लोगों की मर्जी है, लोगों को जो सही लगता है वो कर सकते हैं। मैं अपना नॉन वायलेंस को प्रमोट करता रहूंगा, लेकिन लोगों की मर्जी है, वो लोग जो मर्जी करें। यानी कि गांधी जी यहां पर डिप्लोमेटिकली बात कर रहे थे। गांधी जी को यहां पर पता था कि वायलेंस अगर हो रहा है तो होने दो। गांधी जी ने कहीं कोशिश नहीं करी वायलेंस को रोकने की। इवन लाइक गांधी जी ने सपोर्ट भी नहीं किया, गांधी जी ने सपोर्ट भी नहीं किया, गांधी जी ने रोका भी नहीं। गांधी जी ने कहा कि लोगों की इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एज अ डिप्लोमेट गांधी जी यहाँ पे स्किल्स जो है वो बहुत काफी जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव स्किल्स को जो है वो फॉलो किया है। इसके बाद स्प्रेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंडर रीजनल लीडर्स सबसे पहला रहा। दूसरा, बिहार में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट और पीजेंट्स, इन्होंने जो वो वर्कर, स्टूडेंट, पीजेंट्स और वर्कर्स, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जेपी नारायण और लोहिया ने यहाँ पर पैरेलल सरकार बनाई 1944 में, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पैरेलल ही अपनी सरकार बना दी। और कहाँ पर बनाई थी? ये एक रीजन था इंडो नेपाल जो बॉर्डर था उसके पास। उसके बाद आजाद दस्ताज जो है वो ग्रुप, ये जो है वो सोशलिस्ट ग्रुप था, इसने जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को जो ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार। यूपी में अगर हम बात करें तो फुल बायकॉट किया गया, जिसमें हर एक सेक्शन का सपोर्ट रहा, और यहां पर वॉलेंट एक्टिविटीज भी जो है वो देखी गई है। इसके बाद वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में गुरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज हो रखी है, जिसमें गुजरात में भी जो है वो यहां पर पैरेलल सरकार बनी, और आजाद गवर्नमेंट कहां पर बनी? गुजरात में, अहमदाबाद में। बलिया, तमलक और सतारा, यहां पर भी जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट जो है बनी है। और यहां पर जो ये लीडर्स थे, बलिया में जो वो चित्तूर पांडे थे, और सतीश चंद्र, ठीक है, समंता ये थे आपके तमलुक में, और सतारा में थे वाई बी चवन, नाना जो है वो पाटिल यहां पर थे, जिन्होंने प्रति सरकार जो है वो यहां पर बनाई है। ये सरकारों के नाम याद रखने बहुत जरूरी है, पूछा जाता है एग्जाम में। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को एक फेल्ड मूवमेंट भी माना गया है, तो एक तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, नो कंसेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग अलग थी, सीपीआई अलग थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा अलग थी, उन्होंने भी बैकआउट किया, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी ने भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया, बी आर अम्बेडकर ने भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया, पेरियार ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को इन लीडर्स ने जो है वो सपोर्ट नहीं किया। साथ में यहाँ पर कॉम्युनल डिवीजन भी देखा गया, कॉम्युनल डिवाइड भी देखा गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस। सिग्निफिकेंस इस मूवमेंट का क्या था? तो सिग्निफिकेंस में पहला स्टेप आता है कि ये जो है वो मोस्ट रेडिकल मूवमेंट थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वायलेंस और नॉन वायलेंस दोनों पर बेस्ड थी,
लीडर्स की अगर हम बात करें तो रीजनल लीडर्स यहां पर राइज हुए, यहां पर अर्बन और रूरल दोनों में पार्टिसिपेशन देखा गया है। पहला पॉइंट, ग्रास रूट लीडरशिप, ग्रास लेवल पर, यानी कि एक बेसिक ग्राउंड लेवल पर यहां पर जो लोगों की लीडरशिप को देखा गया है। जब प्रोविंसेस, जब हम बात करें नेशनल लेवल पर लीडर्स अरेस्ट हो गए, जब गांधी जी नहीं है, जब नेहरू जी नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, रीजनल लीडर्स ने जो है वो कमांड संभाली। अब एक कंसेप्ट और समझो, नॉन कॉर्पोरेशनल मूवमेंट एक अर्बन मूवमेंट थी, यानी कि वो अर्बन एरियाज और लिमिटेड लोगों तक थी। क्विट सीडीएम की अगर हम बात करें तो वाइडर स्पेस था, और क्विट इंडिया मूवमेंट को जो वायलेंट कहा गया है। ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द गांधी इज बेस्ड ऑन अर्बन या इज लिंक्ड विद द अर्बन सोसाइटी, तो वो हो गई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी मूवमेंट गांधी जी की, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अ वाइडर मूवमेंट, जिसमें जो बहुत ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन देखा गया है, तो दैट इज सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मूवमेंट जो थी वो गांधी जी की वो बहुत ज्यादा वायलेंट थी, वो थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। इसके बाद ब्रिटिश एक्शन, सरकार ने क्या एक्शन लिया, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इंडियंस का एक्शन देख लिया, अब सरकार का रिएक्शन। सरकार ने पॉलिसी करी सप्रेशन की, हैवी सप्रेशन, अराउंड 92,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 92,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1943 में फेमाइन कोड लेकर आते हैं, क्योंकि यहां पर बंगाल फेमाइन चल रही थी। दूसरा, उसके बाद 1944 में आता है यहां पर सर्जेंट प्लान ऑन एजुकेशन, जिसमें जो है वो सीआर फार्मूला, 1944 में सीआर फार्मूला भी आया। अब ये सीआर फार्मूला बीच में कहां से आ गया, देखो 1940 में पाकिस्तान की डिमांड कर दी गई थी कि पाकिस्तान चाहिए। अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने को थी, यानी कि रिफॉर्म्स जो है वो भारत में आने थे, तो ये क्लियर था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना है। तो सीआर फॉर्मूला हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जो है यहां पर आया, यानी कि यहां पर ट्राई किया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है वो एक मीटिंग की जाए, यानी कि जिसमें ये कोशिश की गई कि दोनों कॉमन डिमांड्स रखेंगे और दोनों जो है वो अलग नहीं होंगे, यानी कि पाकिस्तान को नहीं बनाना है, ऐसा सीआर फॉर्मूला में जो है वो रखा गया। इसमें पार्टीशन को अवॉइड करने का मेन टारगेट था, और साथ में यह कहा गया कि पार्टीशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए सोल्यूशन है। लीडर्स क्यों बात करें, हम एक प्लेबिसाइड कराएंगे जिसमें अडल्ट जो है वो अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो वोट करेगी। इन्होंने ये कहा सीआर फॉर्मूला में जो डिसाइड किया गया पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि पार्टीशन नहीं होगा, पार्टीशन नहीं करेंगे, लीडर्स नहीं डिसाइड करेंगे, पॉपुलेशन डिसाइड करेगी। पॉपुलेशन क्या करेगी, वोट करेगी। और कौन वोट करेंगे, जितने भी एडल्ट है वो वोट करेंगे, और वोट के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बिहाफ पे जो है वो डिसाइड किया जाएगा पार्टीशन करना है या नहीं करना है। और अगर पार्टीशन करना भी है तो उस केस में डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन वो जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंडर रहेगा, यानी कि डिफेंस बोथ कंट्रीज का, कि अगर पाकिस्तान बनता है तो उस केस में डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन भारत और पाकिस्तान दोनों का साथ में होगा। ये फीचर क्लियर हो गया। हम इसको खत्म करेंगे आज 1947 तक, तो बीच में क्योंकि इसके बाद कुछ एक आईएनसी वगैरह के ट्रायल्स है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो अभी हम एक बार 1947 तक इसको पूरा ब्रीफली कवर करेंगे। देन इसके बाद 1944 में क्या होता है, यहां पे गांधी और जिन्ना की टॉक्स होती है, मतलब यहां पर कोशिश की जाती है गांधी के द्वारा कि पार्टीशन नहीं करना है। पहले सीआर फॉर्मूला ने ट्राई करी तो उसमें भी ये कोशिश की गई, उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक्स होते हैं जिसमें ये डिस्कस किया जाता है टू डिस्कस द फॉर्मूला, बट यहां पर ये फेल्ड हो जाता है। जिन्ना नहीं मानते हैं, जिन्ना बोलते हैं कि मुझे पार्टीशन चाहिए, मुझे अपना पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना जो है वो कंप्लीट जो है वो आज़ादी चाहते थे, उन्होंने कहा कि मुझे कोई डिफेंस अफेयर, कोई कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ भी नहीं ऐसा जो है वो इंडिया के साथ शेयर करना है, मुझे अलग से एक स्टेट चाहिए। जिन्ना जो है वो इसके फेवर में थे। इसके बाद यहां पर क्या होता है 1941 में, 1941 में जा रहे हैं हम। देखो अब यहां पर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को जब हाउस अरेस्ट किया गया था, बोस यहां से भाग जाते हैं, बोस यहां से भागकर पहुंच जाते हैं जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच जाते हैं, और इसके रिगार्डिंग ये कहा भी जाता है कि बोस क्या नहीं कर सकते, बोस कैन डू एनीथिंग। बोस पहुंच जाता है जर्मनी, और किससे मिलते हैं, हिटलर से। हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से वहां से जो इंडियंस जो है वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको जो जर्मनी ने पकड़ा था, उनको कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। हिटलर से ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर मांगते हैं,
इनको कहते हैं कि आप मुझे ये जो आपने सोल्जर्स, भारतीय सोल्जर्स पकड़े हैं, मुझे इनको दे दो, मैं इनको लेकर ब्रिटिश सरकार पर अटैक करूंगा। हिटलर क्या कहते हैं, ले जाओ। उसके बाद पहुंचते हैं जापान। फिर जापान से सपोर्ट लेते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। जापान से सपोर्ट लिया जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश। यहां पर जो है वो एक मेन लीडर थे जिसके लिए जो है वो कंफ्यूजन भी होता है, वो है रास बिहारी बोस। बोस की बात की जा रही है, घोष नहीं। ये रास बिहारी बोस की जो है वो यहां पर अगेन एंट्री होती है। होता क्या है, ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे जो जापान में रह रहे थे। अब जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं तो यहां पर जो बोस थे, रास बिहारी बोस, ये हेल्प करते हैं जापान के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे जो है वो बोस के जो है वो कॉन्टेक्ट करवाने की। यहां पर जो है वो हेड करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग को। मतलब यहां पर जो है वो क्या होता है, बोस और साथ में सुभाष चंद्र बोस इंडिया इंडिपेंडेंट लीग बनाते हैं, जिसमें सिंगापुर के विद द फॉल ऑफ द सिंगापुर, ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग क्या करती है, जो इंडियन ट्रूप्स सिंगापुर में जापान ने पकड़े थे, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगेन आ रहे हैं, जिन्होंने सरेंडर किया था जापान को, उनको लेकर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है इंडियन नेशनल आर्मी का। देखो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, यहां पे सिंपल ही शॉर्ट में समझो। एक ना कैप्टन थे मोहन सिंह। ये मोहन सिंह सर्विस कर रहे थे किसमें, ब्रिटिश आर्मी में, और ये थे कहां पर, सिंगापुर में। ये क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं जापान को। जब जापान सिंगापुर को जीत लेता है तो वहां पे सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद सरेंडर के साथ ये जापान आर्मी के साथ मिल जाते हैं और ये कहते हैं इनमें जो है वो आजादी की वेव स्प्रेड हो जाती है। ये जो है वो जापान के साथ मिलकर भारतीय ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट ही कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनानी शुरू कर देते हैं। जब ऐसा शुरू हो जाता है तो उस केस में यहां पर क्या होता है कि मोहन सिंह जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी। प्रिजनर्स ऑफ वॉर किसको चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को चाहिए, ताकि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो लड़ सके। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर पहुंचते हैं तो वहां पर वो इन प्रिजनर ऑफ वॉर को लेकर आईएनसी जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं, जिसमें ये स्लोगन देते हैं दिल्ली चलोगा। यहां पर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, जिसके ये जो है वो हेड भी थे, हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। और भारत के लिए यहां पर आजाद हिंद गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो सिंगापुर में बनाते हैं। और यहां पर ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर जाते हैं और महात्मा का टाइटल देते हैं महात्मा गांधी जी को। ये मैं आपको सारा बता चुका हूं कि कैप्टन मोहन सिंह ने आर्मी बनाई सितंबर 1942 में, फर्स्ट आईएनए। देन उसके बाद यहां पर जो है बोस, सुभाष चंद्र बोस जो सिंगापुर पहुंचते हैं तो वहां पर वो रीऑर्गेनाइज करते हैं। जब रीऑर्गेनाइज करते हैं तो यहां पर 3 ब्रिगेड भी बनती है आर्मी की, जिसमें थे गांधी पहली ब्रिगेड का नाम, दूसरी आजाद और तीसरी नेहरू। इसमें एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जिसको हेड किया था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने, ठीक है, या लक्ष्मी सहगल भी इसको बाद में कहा गया। इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया था अपना, साथ में जनगण मन इनका नेशनल एंथम था। जय हिंद का स्लोगन इन्होंने दिया था, जय हिंद के जो नारा था वो इनका था, इन्होंने यहां से जय हिंद का नारा जो है वो लगाया। आजाद हिंद गवर्नमेंट, एक सेकुलर गवर्नमेंट बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, और जिसमें जो है वो ये अभी हमारी जो एक फेमस पर्सनालिटी है कंगना, उन्होंने कहा था कि बोस जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो यहीं से कहीं ना कहीं यहां से लिंकअप करते हैं उसको। फिर उसके बाद 1944 में जो है वो ये यहां पर जो है वो आजाद हिंद गवर्नमेंट जो फौज थी ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो उसको कंट्रोल कर लेती है और पार्ट ऑफ द मणिपुर। और साथ में प्लान किया जाता है कि अब भारत को इन्वेड किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये प्लान कर रहे थे कि भारत पर अटैक करेंगे विया जो है वो आपका कहां से, नॉर्थ ईस्ट से। एक कंसेप्ट समझो यहां पे, जो छोटा सा कंसेप्ट आता है, भारतीय लोग भारतीय सरकार पर अटैक करने जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ जापान। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी सी यहां पर जो है वो लाइक किस्मत कहते हैं ना कि थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड। क्यों, क्योंकि जापान ने जो है वो जब हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त
जापान पर जो है वो एटम बॉम्ब गिरा दिया यूएसए ने, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। अब जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो देखो इंडियन नेशनल आर्मी का जो बेस था वो जापान की सपोर्ट थी, दैट मीन जापान की सपोर्ट गई तो इंडियन नेशनल आर्मी भी गई। यहां से ट्रायल होते हैं रेड फोर्ट ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट ट्रायल, यानी कि जिन लोगों को पकड़ कर लाए थे जो कैप्टन थे उनके ट्रायल होते हैं रेड फोर्ट पे। जिसमें फेमस ट्रायल की अगर हम बात करें, ये पब्लिक ट्रायल हुए हैं, जिसमें शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। डायरेक्ट पूछा जाता है ये तीनों किससे लिंक अप करते हैं, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये लिंक अप करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के साथ, जिनको जो इन्वॉल्व थे रेड फोर्ट ट्रायल में। आईएनसी, इंडियन नेशनल आर्मी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर्स थे इनको डिफेंड करने के लिए कमेटी बनाती है और इस कमेटी में लॉयर्स होते हैं, यानी कि केस लड़ा जाता है। जिसमें जो लॉयर्स की जो टीम थी वो थी भुल्लाभाई देसाई, अशरफ अली, शरत चंद्रा बोस, तेज बहादुर सप्रू, ये लॉयर्स थे। इन्होंने सरकार को कहा, ब्रिटिश सरकार को, कि सर भूले हुए बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दो। जापान के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, थोड़ा जापान ने भड़का दिया था इसलिए सरकार के अगेंस्ट चले गए, अदरवाइज इनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, आप इनको छोड़ दो, ऐसा जो है वो यहां पर कहा जाता है। मीनवाइल ये तो चलो हो रहा था, रेड फोर्ट ट्रायल तो ठीक थे। यहां पर 1946 में क्या हो जाता है, 1946 में यहां पर पहले तो इंडियन नेशनल आर्मी का कंसेप्ट था, यहां पर ब्रिटिश की जो नेवी थी उन्होंने मिटनी कर दी, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी में जो है वो रिवोल्ट हो गया। पहले हमने पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट, जिसमें ब्रिटिश की आर्मी ने रिवोल्ट किया था, लेकिन नेवल पावर सरकार की स्ट्रांग थी, ब्रिटिश की तो पावर ही नेवी थी, उसमें रिवोल्ट हो गया। कारण क्या था 1946 में रिवोल्ट होने का, यहां पे उन्होंने कहा कि सर ये कंडीशन सेलार्स के साथ अच्छी नहीं हो रही है, हमें फूड अच्छा नहीं मिल रहा है और साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अब यहां से नींव हिलने लग गई अंपायर की, ब्रिटिश अंपायर को यह पता चल गया कि अब समय आ गया जाने का, अब हर तरफ से रिवोल्ट हो रहा है। पहले लोग तंग कर रहे थे, कॉमन पीपल तंग कर रहे थे, अब आर्मी ने भी तंग करना शुरू कर दिया और अब साथ में नेवी भी तंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इंडिया में रहना सही नहीं होगा, अब वापस जाने का समय आ गया। ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया? यस सर। फिर क्या होता है यहाँ पे 1945 में, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ठीक है, तो यहां पर विविल प्लान भारत में आता है। क्यों? ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम यहां पर चल रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सीआर फार्मूला और गांधी इरविन आपसे कुछ नहीं होगा, हम करते हैं। वेवल प्लान लेकर आ गए, वेवल प्लान लेकर आए, जिसमें ये कहा, लॉर्ड वेवल जो है वो गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय थे भारत के, इन्होंने क्या किया, शिमला कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे उसको अवॉइड करने के लिए भारत में जो है वो ये प्लान आया। अब क्या होता है यहाँ पर डिस्कस किया गया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो कहा कि एक नया संविधान बनाते हैं, छोड़ो यार सब कुछ पुरानी लड़ाई झगड़ा छोड़ो, सब कुछ नया संविधान बनाते हैं, सब कुछ नया होगा, वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ इंग्लिश होगा। इन्होंने कहा कि वॉइस रॉय यानी कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ये दोनों इंग्लिश होंगे, बाकी सब इंडियन होंगे। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन देते हैं यार, जिसको रिजर्वेशन चाहिए, कास्ट, हिंदूज, मुस्लिम, इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे और रिजर्वेशन देंगे, आप सेपरेट नेशन मत मांगो। पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग को कहा कि सेपरेट नेशन मत मांगो, आपको रिजर्वेशन देंगे। बट जिन्ना कोई एक्सेप्ट नहीं था, जिन्ना बोलते कि नहीं मुझे तो सेपरेट नेशन चाहिए, दैट मीन्स वेवल प्लान गया, वेवल प्लान की कोई वैल्यू नहीं रही। ये समझ आ गया वेवल प्लान? देन इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में थे 3 मेंबर्स। देखो अब इनको ये पता चल गया था कि एक बंदे के बस की बात नहीं है, यही तरीका है याद करने का, सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं है, अब 3 लोग चाहिए। तो पैट्रिक लॉरेंस जो लीडर थे इसके, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो 1942 वाले थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 पर्सनैलिटीज आते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि 1946 में इन्होंने कहा था कि हम जनरल इलेक्शन भी करवाएंगे, जनरल इलेक्शन 1946 के। उसके बाद देखो कैबिनेट मिशन आ गया, इन्होंने कहा कि हम संविधान लेकर आएंगे, हम आपका सोल्यूशन देंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वेवल प्लान में सोल्यूशन नहीं निकला, कोई बात नहीं, कैबिनेट मिशन में सोल्यूशन निकलेगा। और सोल्यूशन निकला कैसे?
इन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, स्ट्रिक्टली कहा जिन्ना को कि नहीं जिन्ना कोई पाकिस्तान नहीं बनाना, आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कि एक फेडरल सिस्टम बनेगा। पाकिस्तान क्यों बनाना, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट होंगे, यानी कि फेडरल सरकार बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस, इन सबको मिलाकर एक सरकार बनेगी जिसमें सेंटर में कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि पार्लियामेंट। फिर इन्होंने यह भी कहा कि चलो ठीक है, कैबिनेट मिशन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ठीक है, लेकिन भारतीयों ने पूछा कि सर फिर इसमें मेंबर कैसे चुने जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से सीट होंगी, जैसा आज के टाइम पे एमपीज है। इन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे, प्रिंसली स्टेट्स अपने नॉमिनेटेड पर्संस को अपॉइंट करेंगे। तो इसलिए यहां पर कैबिनेट मिशन में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। पहला क्लियर, ये देखो ये क्लियर हो गया। लेकिन इन्होंने कहा था कि इलेक्ट होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने कहां से बना दिए, 1946 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे वहीं से मेंबर्स को बना दिया। इन्होंने कहा कि यूनियन में सेंटर होगा जिसके पास कंट्रोल होगा किसका, डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का और कम्युनिकेशन का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो यूनियन में होगी उसके पास ये तीन पावर्स होंगी, ये तीन चीजें मैनेज करेगी स्पेशली। साथ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन होगा, हिंदू जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में होंगे और बंगाल और असम होगा। बंगाल असम यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। यानी कि पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट था वो यहां पर जो है वो इन तीन में जो है वो बन गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया एक तरह से। इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इन तीनों में ये सब बनेगा। मीनवाइल यहां पर क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट इसके बाद 6 जून 1946, 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग जो है वो कहीं ना कहीं, जब सरकार ने स्ट्रिक्टली ये कह दिया, देखो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि हमें फैक्ट याद रह जाए। सरकार ने ये कह दिया कि मुस्लिम लीग की बात को जो है वो जो सेपरेट स्टेट वाली है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि चलो ठीक है, हम ही आपकी बात मान लेते हैं। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया। इलेक्शंस हुए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इलेक्शंस हुए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 में। यहां बन गए नेहरू प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी सी गलती हो गई, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए यहां पे। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जिन्ना। जिन्ना कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। नेहरू को क्यों बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया। जिन्ना ने विड्रॉ कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान से। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये याद रखना, इसका पता कैसे चलता है मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी इंटरिम गवर्नमेंट में, वो मुस्लिम लीग के थे। बहुत सारे मेंबर्स जो है वो मिनिस्ट्री में आए थे तो वो मुस्लिम लीग थे। लेकिन जिन्ना कोई एक्सेप्ट नहीं था, तो जिन्ना ने विड्रॉ कर लिया। जिन्होंने बोला कंप्लीट, और जिन्ना गो फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। पहले था डेलीवरेंस डे 22 दिसंबर 1939। ये याद रखना, दो डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1939 जब कांग्रेस ने रिजाइन किया था प्रोविंसेस से, लेकिन यहां पर गए डायरेक्ट एक्शन डे। यहां पर कहा कि अब पाकिस्तान चाहिए, कुछ भी हो पाकिस्तान चाहिए। क्लैशेस शुरू। आईएनसी बोल रही थी आजादी, हमें आजाद होना है, लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी हमें पाकिस्तान चाहिए। और हिंदू मुस्लिम क्लैशेस बोथ इन पंजाब एंड बंगाल शुरू हो जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को जो है वो जिन्ना जो है वो लॉन्च करते हैं, जो फाइनली एंड होता है किसके साथ, पाकिस्तान बनने के साथ। कॉमनल क्लैशेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कॉमनल राइट शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम। बोथ कलकत्ता मास किलिंग, जिसको मिल रहा था दूसरे को मार रहे थे, मार काट हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इससे बोथ, सरकार भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी। फाइनली यहां पर क्या होता है, एक ब्रेक डाउन प्लान जो है वो वेवल लेकर आते हैं। वेवल कहते हैं एक सोल्यूशन निकालते हैं जिसमें कहते हैं कि फेज वाइज जो है वो विड्रॉल होगा। यहां पता चल गया था कि ये लड़ाई हो रही है, हमें तो वापस जाना है। सरकार ने बोला कि तुम लड़ते रहो, हम तो वापस चलते हैं। तो वेवल जो है वो एक ब्रेक डाउन प्लान लेकर आते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अब आपको कैबिनेट मिशन प्लान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी बन गई, हम चलते हैं वापस। तो इन्होंने कहा कि जो जून तक है हम वापस चले जाएंगे। यानी कि एटली की डिक्लेरेशन आई कि 20 फरवरी तक, जो 20 फरवरी को डिक्लेयर किया, जिसमें यह कहा कि भारत को जो है वो ब्रिटिश जो है वो 1948 तक जो है वो लीव कर देंगे।
लेकिन हुआ कुछ उल्टा इसका। देखो यहां पर जितने क्लैशेस हो रहे थे, जितने कॉमनवेल्थ क्लैशेस हो रहे थे, उसकी वजह से जो है वो यहां पर वेवल को रिप्लेस कर दिया। वेवल को रिप्लेस कर दिया माउंट बेटन के साथ। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो माउंट बेटन थे भारत के। माउंट बेटन भारत आए, ये लेकर आए 3 जून प्लान, जिसको माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम एक्सेप्ट करते हैं पार्टीशन। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ठीक है, वी एग्री, वी एक्सेप्ट योर पार्टीशन, प्लीज ये रोक दो, ये जो आप राइट्स कर रहे हैं इसको रोको, ये जो क्लैशेस हो रहे हैं इससे लोग मर रहे हैं, इसको रोको। यहां पर पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया, जिसमें पार्टीशन में बने इंडिया पाकिस्तान, और एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसका नाम था रेड क्लिफ। ये बाउंड्री कमीशन डिसाइड करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को। साथ में अब पार्टीशन सिर्फ जो ये प्लान था माउंट बेटन प्लान 1947 का, इसमें एक फीचर और आया कि प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है, वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकती है, वो भारत को भी ज्वाइन कर सकती है और आजाद भी रह सकती है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, यहां पे 1947 में पावर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं भारतीयों में और पार्टीशन हो जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, जो इंप्लीमेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस एक्ट में फीचर था, एक तो भारत पाकिस्तान दो अलग बन गए, दो अलग डोमिनियन बन गए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना दी गई संविधान बनाने के लिए। साथ में यह भी कहा गया कि दोनों अगर चाहें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फ्री है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर वो आजाद रहें, उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद एक फीचर इसमें और आता है कि यहां पर जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, उसके लिए आपकी अपनी मर्जी है कि आप चाहें तो गवर्नर जनरल ब्रिटिश भी रह सकता है और आप अपना भी अपॉइंट कर सकते हो। तो जब गवर्नर जनरल जो है वो पाकिस्तान में जिन्ना बनते हैं और भारत में यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को ही जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मानती है। इसके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो कौन थे, जो इंडियन थे, उसका नाम बताओ मुझे। फिर राजगोपालाचारी। राजागोपालाचारी, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे जो इंडियन थे। लेकिन अगर ब्रिटिश की बात करें तो वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंट इसके साथ ही जो है वो हम बेटन। आजाद होते हैं और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है।